मान लो आपका अपना घर है और आप उस घर में रहते हैं। एक दिन एक संस्था के लोग आकर आपसे कहते हैं कि ये जो आपका घर है वो उनकी ज़मीन पर बना हुआ है, जल्दी से जल्दी ये घर खाली कर दो या फिर यहाँ रहने के बदले में किराया दो। और अगर आप उनके अगेंस्ट कंप्लेन करते हैं तो आप उनके अगेंस्ट कंप्लेन भी नहीं कर सकते, किसी कोर्ट भी नहीं जा सकते। तो ये सुनकर आपको क्या लगेगा, मतलब क्या सेंस है इस बात का। बट ऐसा ही है। हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की, जिसके पास कुछ ऐसे ही पावर्स हैं। और जब से सरकार वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 लेकर आई है, तब से पार्लियामेंट से लेकर सोशल मीडिया हर जगह बवाल मचा पड़ा है। इसका बहुत विरोध हुआ, प्रोटेस्ट भी हुआ, बट फिर भी ये जो बिल है वो पास हो गया है। इसमें पहले क्या खामियां थी और सरकार अब क्या लेकर आई है, ये जानने से पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वक्फ क्या है। तो इस्लामिक लॉ के हिसाब से वक्फ का मतलब होता है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसे रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पज से दान कर दिया जाता है और अब इसका जो मालिक है वो अल्लाह है और इस प्रॉपर्टी का यूज़ उस कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए किया जाता है। क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी वक्फ के रूप में है तो इसे मैनेज करने के लिए ऑल ओवर इंडिया में वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं। तो वक्फ एक्ट 1954 के अंडर में यह एक लीगल एंटिटी है। इसके बाद इसमें 1995 और 2013 में भी अमेंडमेंट किए गए। रेलवेज और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है। इनके पास 1.2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसमें कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसे, दुकानें और बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर लैंड है। बट इतना लैंड होने के बाद भी यह संस्था कंगाल है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन है। इस लैंड को लोकल लेवल पर जो मैनेज करता है उसको मुतवल्ली कहते हैं और इस मुतवल्ली से लेकर अपर लेवल तक करप्शन भरा पड़ा है, जिसमें लोग जमीन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। चलो ये सब भी ठीक है, बट ऐसा इसमें क्या है कि सरकार हर हालत में इसका संशोधन करना ही चाहती है। तो जो वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 है उसके अंडर में इसको कुछ पावर्स मिली हुई हैं, जिसका ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये पावर कॉन्स्टिट्यूशनली भी सही नहीं है। जिसमें पहली पावर ये है कि किसी भी संपत्ति को जो है ये वक्फ बोर्ड अपना बता सकती है, चाहे उस संपत्ति की रिटन एविडेंस हो या ना हो। क्योंकि इस्लामिक लॉ कहता है कि अगर कोई वर्बली भी प्रॉपर्टी को वक्फ कर देता है तो उसे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी माना जाएगा, चाहे वो डॉक्यूमेंटेड हो या ना हो। जिससे बोर्ड इसका गलत इस्तेमाल करके किसी भी जमीन पर अपना दावा ठोकने लगी और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखे गए। और दूसरी पावर ये थी कि अगर वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद होता है तो उसके लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल बनाया गया था और वो ट्रिब्यूनल जो था उसका जो डिसीजन है वो लास्ट है और उसके अगेंस्ट कोई अपील भी नहीं की जा सकती। इस वजह से जरूरी हो गया था कि उसमें संशोधन किया जाए। अब बात करते हैं कि सरकार ने अब क्या संशोधन किए हैं और इसमें नए क्या फीचर्स लाए गए हैं। वैसे तो कई सारे चेंजेस किए गए हैं, बट कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं, जिनमें से एक ये है कि पहले क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति है उसका पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो वो जो जमीन होती थी वो वक्फ कर देते थे, बट महिला को नहीं देते थे। बट अगर महिला उत्तराधिकारी है तो अब से वो जमीन वक्फ ना करके महिला को दी जाएगी। दूसरा ये कि सरकारी संपत्ति को वक्फ बोर्ड का नहीं माना जाएगा। अगर ऐसी कोई संपत्ति जो सरकार की है बोर्ड के पास है तो बोर्ड को वो वापस करनी होगी। और जमीन पर स्वामित्व तो किसका है, पहले ये सर्वे कमिश्नर डिसाइड करता था, जिसकी पावर अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दी गई है। जो वक्फ बोर्ड काउंसिल है उसमें नॉन मुस्लिम को भी जगह दी गई है। और पहले क्या होता था कि ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होता था वो हम कहीं अपील नहीं कर सकते थे, अब हाई कोर्ट में 90 दिन के भीतर कर सकते हैं। तो ये है पूरा ओवरऑल मैटर जो इतने दिन से इतना कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ था।